बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा की तरह अच्छी खबरें लाने की ख्वाहिश जो है वो दिल में ही रह जाती है। जब भी कोई बीमारी आती है, या वबा कहना चाहिए, बीमारी नहीं वबा आती है, तो वबा की हैंडलिंग के लिए सारा मुल्क जो है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग करता है कि इस वबा को कैसे हैंडल किया जाए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 19वीं सदी के बिल्कुल शुरू में 1918-1925 के दरमियान का एक वाक़या है कि इस दुनिया के अंदर फ़्लू आ गया। अब फ़्लू के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो फ़्लू आया तो उसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, कई करोड़ों लोग जो हैं वो फ्लू के साथ मर गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था फ्लू को कैसे हैंडल करना है। फिर वैक्सीन भी बनी लेकिन अब उसका पता भी है। लेकिन वो फ्लू के साथ जितने लोग पहले मरे, उसकी जो सेकंड वेव आई, यानी कि दोबारा जब वो आया लॉकडाउन खुलने के बाद, उसके अंदर जो डेथ थी वो आज भी याद की जाती है कि वो मौत किस कदर ज़्यादा थी। हमने इसके लिए बड़ी खूबसूरत तैयारी की है और हमने पाकिस्तान में इसमें हॉस्पिटल्स के अंदर अलग वार्ड्स बना दी, चाहे वो अस्पतालों के अंदर हों जहाँ से कि आपको उस वबा के मरीज़ों को लेकर जाना है। लेकिन एक और अच्छा ब्रिलियंट आइडिया आया किसी को, जो कि आना चाहिए था, कि जनाब आप ऐसे सेंटर बना दें जिनमें ये ख़ास मरीज़ जो कोविड-19 के हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की आगे शाख है। अब वो कोविड-19 जो है अभी तक किसी को नहीं पता कि ये बला है क्या, ये फैलती कैसे, अंदाजे हैं, तखमीने हैं, डॉक्टर्स को भी अभी नहीं पता। जो पेशेंट पॉजिटिव आए, यानी कि उसके अंदर वो जरासीम हो, तो उसको अलग कर दें। उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन का मतलब होता है, ये बुनियादी तौर पे जेलों में होता है कि बड़े मुजरिम को अलग कर दिया जाता है छोटे मुजरिमों से, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ क्राइम ना हो सके। यहाँ पे ट्रांसफ़र ना हो सके, आपने उसको अलग कर दिया। पाकिस्तान के अंदर एक्सपो सेंटर जो है वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़े हॉल हैं, लेकिन ये एग्जिबिशन का सेंटर है। इसको हमने मुख्तलिफ लोगों से मदद लेकर मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक ऐसा सेंटर बनाया जो कि मसाली था। और इस मसाली सेंटर में सबसे ज्यादा जो प्रमोशन हो रही है वो किस चीज की, इसमें देखिए। जज़ाकल्लाह ईमाना ले ओ खादी शाना ले ओ सदका खैरात माले ज़कात नबीला मुताज की मदद करो। अल्लाह पाक तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। राहे अल्लाह ले बीबियों बहनों, कोई रोटी को सदका को खैर यतीम की मदद करो। अल्लाह तुहाडियां आसानियां मुश्किल अता फरमाए। अब ये यहाँ पे बन रहा है एक टिकटॉक, और ये जो है ये अदाकारी का जो लेसन है ये अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस दिया जा रहा है। ये मैंने पूरा इसलिए नहीं चलाया कि इसमें बहुत लेंथ है, लेकिन अगर ये काम टिकटॉक तक रुक जाता है, ये टिकटॉक वो ऐप है जो कि आप अपने बच्चों को नहीं देखने देते कि इसमें को बहुत ज़्यादा सेहत नहीं है, लेकिन अगर ये काम यहाँ तक रुकता तो यकीन कीजिए बहसियत पाकिस्तानी मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन ये काम कहाँ तक बढ़ा कि हमें ताहिर अशरफी को भी बुलाना पड़ा कि हुजूर इस पे फतवा जारी कीजिए। ये क्या हो रहा है? अब यही बात जो है, अगर ये किसी स्टेज ड्रामे पे कोई खातून कर रही हो तो आप उस पर बैन लगा देते हैं कि जनाब ये गैर अखलाकी बात है। ये जो क्वारंटाइन सेंटर होता है ये बुनियादी तौर पे अस्पताल है, यहाँ पे मेडिकेशन, खाने का, डॉक्टरों का, सब लोगों का इंतज़ाम होता है। अगर ये बात टिकटॉक के बाद, और इस मुझे वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मेरे दिमाग में, आपको भी पता वो लफ्ज़ क्या होगा, लेकिन वो लफ्ज़ ठीक नहीं है इस्तेमाल करना। अब देखिए इससे ज्यादा अब और क्या अखलाक और क्या प्रोफेशनलिज्म है इसमें, अब देखिए। अच्छा, ये तीसरा जो सेगमेंट था ये हमारे पास इस वक्त तैयार नहीं है, मैं इसको चला नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर 3 बच्चे हैं
जिनमें से एक बच्चा जो है वो 2 दफ़ा नेगेटिव आ चुका है, क्योंकि उसकी अम्मी वहाँ पर है तो वो अम्मी के पास है बच्चा, उसके 2 बहन भाई वहाँ पर है वो उनके पास है। 2 दफ़ा नेगेटिव आने के बाद जब उसको 7, 8, 10 दिन हो गए वहाँ रहते हुए और उसको कोविड-19 लग गया तो अब वो भी पॉजिटिव हो गया, तो अब उसको देखने वाला कोई नहीं और माँ रो रो के उसका कमाल हाल है। अब एक पेशेंट है जो कि सेंटर के अंदर से हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हुजूर आप ये फरमाइए कि इस वक्त जहाँ पर आप हैं ये हालात यहाँ के कुछ बताइए। ये हस्पताल है, मरीज़ हैं यहाँ पे, खाने की सूरत हाल, शब कैसी गुजरती है, फारिग वक्त कैसे गुजरता है, डॉक्टरों के क्या हालात हैं। माशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ख्याल जो है वो हर प्रोफेशनल तरीके से रखा जा रहा होगा। सर ऐसा है कि मैं यहाँ पे 4 तारीख को यहाँ पे दोबारा शिफ्ट हुआ हूँ। इससे पहले मैं एक्सपो सेंटर में था। अच्छा। तो वहाँ पे जो हालात थे वो आपकी मीडिया से भी पता चलता रहता है कि वहाँ पे जो उस वक्त वो चल रहा था, बड़ी अच्छी सफाई सुथराई है। हाँ। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे तो हाल ही कुछ और था। क्या था? सारा दिन हम वो वॉशरूम के साथ लड़ते रहते थे, सफाई का निजाम नहीं था और रात के वक्त वहाँ पे फिर गाने बजते थे और मैं परेशान हो गया था कि जिस जगह पे हम आए हुए हैं, हाँ। अल्लाह ताला ने हमें किसी आजमाइश में डाला है। तो हम ये यहाँ पे सारे लोग नमाज जो पढ़े, सुबह कुरान गुसल पढ़े, खाने फिर के हम यहाँ साथ से निकले। लड़ते थे और शाम को डांस गाने करते थे, ये कोविड-19 पॉजिटिव थे? जी सर, सारे पॉजिटिव थे ये। और मैं परेशान था वहाँ पे कि यार यहाँ हम नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से माफी मांगे और यहाँ से किसी तरीके से निकलें। लेकिन वो 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। मैंने फिर किसी से कहलाकर बड़ी सिफारिश दिलवाकर यहाँ पे मी हॉस्पिटल में आया हूँ। तो मी हॉस्पिटल में जब से मैं आया हूँ सर, आज 11वां-12वां दिन हो गया है। मेरी 2 रिपोर्ट्स हुई हैं। अभी तक मुझे यही नहीं बताया जाता कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव है। नहीं तो पहली के बाद जब दूसरी ली तो पहली का रिजल्ट नहीं बताया? नहीं बताया सर, अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। अच्छा। दूसरी भी रिपोर्ट चलेगी, ये कहते हैं यही है कि 72 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। जब डॉक्टर आता है कोई 4-5 दिन बाद हमारे पास डॉक्टर आता है, 4-5 पूछने घंटे के लिए बाद? हमारा हाल दूर से 4-5 दिन बाद या घंटे बाद? जी सर, 4-5 घंटे बाद आता है डॉक्टर या 4-5 दिन बाद? सर 4-5 दिन बाद। इससे पहले उन्होंने लेटर दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर को आपके हमने इसलिए दूर किया हुआ है, 4-5 दिन के बाद आने के लिए कहा गया कि उनको भी हमने इस कोरोना से बचाना है। अच्छा। और हमें डॉक्टर आता है तो दूर से हेलो हाय करता है, आपको कुछ मसला है नहीं है तो ठीक है, वो चला गया। हमारे यहाँ एक पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है सर। अच्छा। उसको एक हार्ट अटैक हो गया है। अच्छा। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा सर। और अच्छा ये जो 4-5 दिन के बाद डॉक्टर साहब तशरीफ लाते हैं, ये बात चले मेरी समझ में आती है कि वो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन उस 4 और 5 दिन में अगर मरीज को बुखार तेज हो, किसी को शुगर हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और इन्फेक्शन हो, तो वो क्या करता है उन 4-5 दिनों में? सर वहाँ पे यहाँ पे जो छोटे डॉक्टर नर्सें वगैरह आती हैं, वो हमारे ब्लड प्रेशर बुखार वगैरह यही चेक करती हैं। उनसे जब कहते हैं ना हमें ये चीज की जरूरत है, तो वो ये कहते हैं जब डॉक्टर आएगा वो ही आपको बताएगा कि आपको मेडिसिन क्या देनी है। जब तक डॉक्टर नहीं आएगा हमारी मेडिसिन नहीं दी जाएगी, हमें कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी। बुखार के लिए भी नहीं? कोई मेडिसिन नहीं सर, बुखार क्या सर दर्द की मेडिसिन कुछ नहीं दे सकते ये लोग। और नर्सेज हमें ये कह के चले जाती हैं कि हमारा काम नहीं है। और जब डॉक्टर अब इस पेशेंट का जो हार्ट अटैक हुआ है, हाँ। उसको 2 दिन बाद इन्होंने आगे जब पता चला कि शोर मचाया, हमने शोर मचाया यहाँ पे, तो वो आए तो उन्होंने फिर उसको ऑक्सीजन लगाई, लेकिन उतनी देर तक तो उसको हार्ट अटैक हो चुका हुआ था सर। अब 3 दिन हम चीखते रहे, बाहर तक आवाजें देते रहे, जी डॉक्टर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। 3 दिन गुजर गए, डॉक्टर नहीं आ रहा। अच्छा, पता नहीं किस कोविड-19 का जो पेशेंट है, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, आप मेरे साथ रहिएगा, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है किसी को ये सच ना लगती हो। अगर किसी को इस पे शक है कि ये जो बात है ये मनूवट है या ज्यादा है, तो फिर अब ये देखिए। जितनी ये फ्रस्ट्रेटेड माँ थी, मेरे ख्याल में जो माँ है वो ये बात समझ सकती है कि फ्रस्ट्रेशन का आलम क्या होगा। लेकिन वो जो डॉक्टर कह रही है कि मैं बच्चों को नहीं देखूंगी, मैं उसकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि बच्चों को देखने के लिए पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, बच्चों का डॉक्टर होना चाहिए, बच्चों को देखने के लिए बच्चों का डॉक्टर होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वहां पर नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरी समझ से ये भी बालातर है। डॉक्टर
सईद अख्तर हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने सारी इंफॉर्मेशन ली, आपको लगता है कि ये ठीक है ऐसा माहौल, या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस सारी बात पे? साहब मेरा तो रोने को दिल कर रहा है ये सब कुछ देख के। आई स्वेयर टू गॉड, समझ में नहीं आता कि यानी मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कि दोनों ही तरफ से यानी लोगों की जिम्मेदारी को देख और फिर जो अस्पताल की जिम्मेदारी को देखता हूँ तो इंतहाई का मुकाम। और मैं कहता हूँ अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमारे ये हालात बिल्कुल सही, और ये हमारा इल्म है और ये हमारी समझ है और ये हमने समझाया है इन बच्चों को, तो पे शर्म का मुकाम। और सब हम ये सोचते थे कि बच्चों को कोविड-19 नहीं हो सकता। अब बच्चों को कोविड-19 अगर सेंटर के अंदर मौजूद पॉजिटिव टेस्ट आ गए तो क्या ये कहना गलत है कि उनके लिए एक आम एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो नाकाफी है, उसके लिए एक पीडियाट्रिशियन चाहिए, पीड्स डिपार्टमेंट चाहिए? पीड्स पर एक आम डॉक्टर भी बच्चे को जनरली तो देख सकता है, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बच्चा के बारे में हमेशा कहा जाता है कि a child is not a small adult, उसकी नीड्स बड़ी डिफरेंट है। लेकिन जनरल तो चेक किया जा सकता है, इवन मैं भी बच्चों को देखता हूँ कभी कभी। लेकिन जो एक्चुअल स्पेशलाइज्ड लोग देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव अगर आ चुका है, चूँकि उसकी फिर अपनी नीड्स हैं जो कि एक पीडियाट्रिशियन उसको बेहतर समझता है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ खतीजा हैं खातून, जिनके बच्चे हैं। खतीजा, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। खतीजा, आपने डॉक्टर से कहा कि और नर्सेस से कहा कि अपने अपने चेहरे दिखाओ, आपको क्या लगता है कि वो चेहरे क्यों छुपा रहे हैं लोग? क्योंकि मैंने उनको वार्निंग दी थी कि आपने मेरे बच्चों को चेक नहीं किया। हाँ। और खुदा बनी बैठी है, मैं एक मजलूम माँ हूँ जो मैं अपने बच्चे को बेसहारा लेके आपकी मिन्नतें कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को आके चेक कर लें, और आप साफ साफ इनकार कर रही हैं कि मैंने नहीं चेक करना। अब जब आप यहाँ आई थी तो आपके सारे बच्चे पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव थे क्या? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। एक 6 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा है। जो मेरी 6 साल की बच्ची है उसका रिजल्ट अभी वेटिंग में था, अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, और उन्होंने उसे कहा कि नहीं ये भी आपके साथ ही आएगी। क्यों? और उसकी अगर उसका नेगेटिव होता तो डाउट पार्टी यहाँ पे रही है। ये क्यों आएगी? मतलब ये क्या बात है? अगर वो नेगेटिव है तो वो क्यों आएगी पॉजिटिव वालों के साथ? उन्होंने कहा कि ये आपके साथ 10 या 12 घंटे रह चुकी है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो सकती है। इस बेस पे उन्होंने इस बच्ची को, हम चाह रहे थे कि हम अपने रिलेटिव्स के घर पहुंचा दें या कर दें, उन्होंने हमें नहीं करने दिया। उन्होंने कहा नहीं, बच्ची आपके साथ रह रही है, आपके साथ ही जाएगी, इसकी कोई फाइल नहीं। आपके पास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं खतीजा, आपके बच्चे यहीं पर आपके पास हैं, 3 बच्चे और आप 4 लोग यहाँ पर हैं आपके पास। आप किस जगह पर हैं, किस फैसिलिटी के अंदर हैं? आप एक्सपो सेंटर में हैं? नहीं, मैं न्यू हॉस्पिटल की नॉर्थ मेडिकल वार्ड पे हूँ, 3rd फ्लोर पे। नॉर्थ मेडिकल 3rd, ठीक है। ये फरमाइए कि आपको मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस कितनी मिल रही है? मुझे यहाँ पे नर्सें आती हैं, आके बीपी चेक कर जाती हैं, टेम्परेचर चेक कर लेती हैं, सिचुएशन चेक करती हैं, हमारी केयर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जब भी हमें अगर जरूरत पड़े, अगर हम बीमार हों, यहाँ पे डॉक्टर्स हमें देखने के लिए होंगे। मैं बीमार हुई हूँ, मेरी हालत बहुत शदीद खराब हो गई थी। मैं मिन्नतें की कि मुझे आके कोई टेस्ट कर ले, मेरा कोई मुझे ट्रीटमेंट दें, फर्स्ट एड दें। यहाँ पे किसी ने मुझे नहीं दी। अच्छा खतीजा, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा शुक्रिया। मोहम्मद अली जड़ मेरे साथ हैं। मोहम्मद अली जड़, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग यहाँ जाते हैं, आप देखते हैं ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये डांस, ये टिकटॉक, ये फिल्म की शूटिंगें, ये डॉक्टर्स का ना आना, ये आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों का फर्ज है कि आप रिपोर्ट करें, हुकूमत को बताएं? हुकूमत लाइल्म है इसमें? देखिए बिलाल, बड़ा खूबसूरत सवाल है कि हुकूमत को बताएं। हुकूमत को खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है, वो अभी तक कंफ्यूज है। वो आपके सामने सूरत हाल है जो नजर आ रही है। अब करंटीना जो फुटेजेस चला रहे हैं, ये समय पहले दिखाई गई हैं और अब आप भी दिखा रहे हैं, तो ये अब लोग तंग आ गए। ये वो लोग हैं जो एक माह हो गया है, 15-15 दिन हो गए। किस चीज से तंग आ गए हैं? डांस करके तंग आ गए हैं, वीडियोस टिकटॉक बना के तंग आ गए हैं, किससे तंग आ गए हैं यार? मैंने यकीन करो ऐसा दुनिया के अंदर कभी क्वारंटाइन नहीं देखा जहां पे डांस हो रहे हो, सफेद चादरें बिछाकर लोग कार्ड खेल रहे हो। मैं जुआ नहीं कह रहा।
बिलाल साहब देखें ना, अब एक ये वो लोग हैं, किसी बंदे को पकड़े वो कहेगा जी मुझे रिपोर्ट आज तक नहीं मिली, बताया नहीं जाता कि नेगेटिव है अच्छा, पॉजिटिव है। असद हमारे साथ हैं, असद असलम हमारे साथ हैं, सीईओ मियो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये आप ही के हॉस्पिटल से खातून हमारे साथ थी जो कह रही है कि हमें डॉक्टर्स 5-5 दिन देखने नहीं आते। ये ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जी। अच्छा। मैंने पहले भी सब लोगों को ऑफर किया है, सारे चैनल को ऑफर किया है कि आप अपने कैमरे हॉस्पिटल की वार्ड के अंदर फिक्स कर लें और देखें कि 6-6 घंटे के बाद डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जैनिटोरियल स्टाफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर किसी भी रिकॉर्डिंग में मिल जाए आपको कि कोई नहीं कर रहा तो मैं पर्सनली जिम्मेदार होऊंगा इसका। आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। आप फरमा रहे हैं कि हर 6 घंटे के बाद डॉक्टर और या पैरामेडिक्स जो है वो उसको कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं पेशेंट को, और बाकायदा डॉक्यूमेंट होता है, उनकी डॉक्यूमेंट होता है, उनकी फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि हमको चार्ट देखते हैं, अगर कोई ना देखे तो हम उससे एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग मांगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी आला और आपकी ज़ाहिर है जिम्मेदार पोजीशन है, आपने जो बात की है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मोहम्मद अली जड़, आप लोग ये रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं ये तमाशा थोड़ी बनाना है पाकिस्तान का, ये आप रिपोर्टिंग किस तरह से कर रहे हैं? देखिए जी, असद असलम साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, शरीफ आदमी है, सही कह रहे हैं। इनसे यही पूछे कि हमारे ये 3 रोज पहले खुद करंटीना सेंटर में गए, वहाँ लोगों को कहा कि जब हमारी लैब में कोई प्रॉब्लम था 40% टेस्ट ठीक नहीं आए। हमें वहाँ के कई लोगों ने बताया, 40% बताया जी, ये असद असलम साहब खुद वहाँ पे कह के हैं। अब हम एक और लैब का अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट होंगे, फिर बाद में आप लोगों को ईद से पहले घर भेज देंगे आइसोलेशन में। अगर कोई हमें अप्लाई करेगा तो उसको घर पे भी हम आइसोलेट कर देंगे। अब एक करंटीना सेंटर जिसमें तकरीबन कोई हमारी इतलात के मुताबिक 90 करोड़ का खर्च हुआ है, जहाँ पे ये चारपाइयाँ, मेडिसन, अखराजात, ये तकरीबन कोई 1 अरब का ये खर्चा है। और सूरत हाल ये है कि वहाँ लोगों को खाने ना सही खाना मिलता है, ना वॉशरूम है, ना वहाँ पे नहाने का सिस्टम है। यानी अजीब सी सूरत हाल है। खाने की ये सूरत हाल है कि अब वहाँ पे कैंटीन बना दी गई है। यानी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, जो मुफ्त खाना देते थे वो बंद करके। कैंटीन में बुराई क्या है? कैंटीन में बुराई क्या है, मुझे ये बताइए। कैंटीन अगर बना दिया तो जड़, ये तो बड़ी अच्छी बात की है ना। नहीं सर, सरकार की जिम्मेदारी है। जब 14 दिन एक बंदे को अंदर रख रही है, इतने फंड्स रखे गए हैं, 13 अरब रुपए, 15 अरब रुपए वज़ीर पंजाब खुद कहते हैं कि हम रिलीज कर चुके हैं। वो 15 अरब कहाँ गया फिर? अगर लोगों ने खाना ही अपनी जेब से वहाँ पे खाना है, ऐसी जगह पे बैठ के, अच्छा, ये कैंटीन से लोग अपना खाना खुद खरीदेंगे? नहीं आनी जी सर। अच्छा, 40% रिपोर्ट्स गलत आई, इसकी वजह लेबोरेटरी का खराब होना था या वो जो चीजें हैं जिससे करते हैं टेस्ट वो इक्विपमेंट खराब था, टेस्टिंग इक्विपमेंट खराब था? असद असलम साहब खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ के मरीज ये क्लेम करते हैं। वो बताते हैं कि जी इन्होंने खुद आके 3-4 रोज पहले वहाँ आके लोगों को कहा कि आप परेशान ना हो, ईद से पहले हम आपको घर भेज देंगे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मरीज जो है ये सारे लोग स्कैंडलाइज कर रहे हैं चीजों को, या इसमें कोई हकीकत है? मेरा ख्याल है जी कि सिर्फ ये कंफ्यूजन है। देखें, पॉजिटिव रिजल्ट को वो कहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट गलत रिपोर्ट है। ये पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव आए तो हम घर जाएं, हम उनको कहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट है, हम आपको नहीं भेज सकते घर। वो कहते हैं कि ये लेबोरेटरी गलत है। डॉक्टर साहब बिल्कुल बजा है, लेकिन अभी आपको पता है सिंध के अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, और पंजाब में भी ऐसा हो चुका है कि अगर हुकूमत कर रही थी टेस्ट तो वो पॉजिटिव थे, जब वो किसी प्राइवेट ने किया तो नेगेटिव थे, और वाइस वर्सा। ये सूरत हाल भी तो है ना लेबोरेटरीज में? नहीं, मैं आपको करूँ, देखें इस रिपोर्ट एक जब हम टेस्ट करते हैं ना नेज़ोफेरेंस से, इसकी रिलायबिलिटी 65% to 70% है। ठीक है जी, 70% इसकी रिलायबिलिटी है। अगर फर्स्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर तो पक्का है कि उसमें वायरस मौजूद है। जो नेगेटिव अगर आता है एक टेस्ट तो हम उसको दोबारा फिर कराते हैं 24 घंटे के वक्फे से, कि उस नेगेटिव को हम समझते हैं कि शायद गलती ना होगी हो, उसको रिकन्फर्म कराते हैं, दोबारा 2 नेगेटिव होंगे तो फिर भेजेंगे। हम मरीज की सेहत के लिए और मरीज के घर के बाकी अफराद को बचाने की खातिर ये डबल नेगेटिव कर देते हैं। अगर हमने किसी से खुदा न खासा जान छुड़ानी होती तो एक नेगेटिव पर ही घर भेज देते। हम तो उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनके घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी की हिफाजत कर रहे हैं, और पॉजिटिव टेस्ट आने पर हम उनको रिटेन कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे एक्सपो सेंटर में से हमें वीडियोस मिली हैं डांस की, टिकटॉक की और ताश खेलने की, ये जो सारी चीजें हैं, इनको कोई सुपरवाइज कर रहा है? ये पेशेंट्स हैं, ये इस तरह से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैं करूँ जी, 14 दिन और 21 दिन एक जगह पर रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमने यहाँ पर उनको लूडो दी, कैरम बोर्ड दिए, ताश दिए,
बैडमिंटन दी, टीवी लगवा के दी है, ताकि वो अब उनके ज़हनी परेशानी जो ज़हनी कर्ब में है वो किसी तरह से उनको निजात हासिल कर सके। उनकी बेहतरी के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको रिक्रिएशन के लिए किया है। और जो डांस कर रही हैं वो तब करते हैं जब उनको खाना मिल जाता है, और उसके बाद वो खुशी से डांस करते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके अलावा सहरी और अफ्तारी, 5 चीजें। मिनरल वाटर की बोतलें, हर मरीज को 3.5 लीटर की बोतल मिलती है। चाय वहाँ पर फ्री रखी हुई है, दूध फ्री रखा हुआ है, चीनी और बिस्किट वगैरह और फल भी हम उनको वहाँ देते हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, ये बड़ी आला बात की। ये फरमाइए कि कोविड-19 पॉजिटिव जब आ जाए तो सारे पेशेंट आपस में मिक्स आउट कर सकते हैं? जी जी, जो कोविड हमने जो एक्सपो सेंटर में और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में भी तमाम पेशेंट पॉजिटिव हैं। हम पॉजिटिव पेशेंट एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कोई सस्पेक्टेड हो तो उनके लिए हमने पूरे लाहौर में 100 रूम आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उनको एक कमरे में एक पेशेंट रखते हैं, पॉजिटिव पेशेंट साथ ही रहते हैं। और जिनका अभी रिजल्ट ना आया हो, इन वेटिंग हो, क्या वो पेशेंट कंफर्म पेशेंट्स के साथ रह सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक पेशेंट भी जो सस्पेक्टेड है, जिसका रिजल्ट नहीं तो आया। अभी ये जो खातून थी खतीजा, इसकी बेटी को फिर पेशेंट्स के साथ क्यों रखा 7 दिन के लिए डॉक्टर साहब? वो 6 साल की बच्ची थी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी चले जाएं या दूसरी जगह, जहाँ बच्चे पॉजिटिव होते हैं 2 साल के, 3 साल के, इनवेरिएबली उनके पेरेंट उनके साथ ही रहते हैं। क्योंकि वो आप या तो हम बच्चों को घर भेज दें और बच्चे घर में रह के बाकियों को इन्फेक्ट कर दें, तो इनके पेरेंट्स को हम इनको किट दे के उनको कहते हैं कि आप साथ ले लें, ये रह लें। उसके अलावा 2 साल या 3 साल का बच्चा किसी सूरत में भी माँ के बगैर रह ही नहीं सकता। ये बच्चा घर में रहेगा तब भी माँ एक्सपोज है, ये बच्चा यहाँ रहेगा तब भी माँ एक्सपोज है। तो इसका मतलब कि अगर माँ को हो गया तो बच्चों को इनवेरिएबली होना ही होना है? जी, हम देखें, माँ को अगर हो जाए उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। बच्चों को संभालने के लिए घर में दूसरे लोग डॉक्टर साहब, इस केस में तो वालदा को हुआ है ना, बच्ची को तो नहीं हुआ था। वो 6 साल की बच्ची को तो इसलिए हुआ क्योंकि वो वहाँ साथ रह रही थी। नहीं, हमने मेयो हॉस्पिटल में कोई ऐसा बच्चा नहीं दाखिल किया जो पॉजिटिव नहीं है। सारे बच्चे पॉजिटिव हैं, उनको ही हमने दाखिल किया हुआ है। हमारी वार्ड में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नेगेटिव हो सकता है वो अब नेगेटिव हुआ हो तो पहली रिपोर्ट नेगेटिव हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ये जो पेशेंट कहते हैं कि 3-3, 4-4 दिन डॉक्टर्स आते ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं, हर 6 घंटे बाद एक डॉक्टर की विजिट हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ? मैं सर आपको ना, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे, मैं आपको डॉक्टर का ड्यूटी रोस्टर, नर्सिस का ड्यूटी रोस्टर और पेशेंट का चार्ट की फोटो भेज देता हूँ, जहाँ पर डॉक्टर अटेंड करने के बाद और नर्सिस इनको बाकायदा नोट डालते हैं। मैं इससे ज्यादा ऑफर और क्या दे सकता हूँ? मैं कहता हूँ हर एक को ऑफर है, अपने कैमरे लगवा लें। अगर नहीं कोई जाता, मैं पर्सनली एज चीफ एग्जीक्यूटिव में हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर में पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। किसी डॉक्टर को ना सजा दें, मुझे सजा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके खाने के इश्यूज हैं कोई इस वक्त? खाने का देखिए नहीं, हमें किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो कैंटीनें क्यों खोली गई है डॉक्टर साहब? नहीं, कैंटीन नहीं खोली गई। कैंटीन इसलिए खुलवाई है हमने, डॉक्टर के लिए वहाँ कैफेटेरिया बनवाया है। और हमने कहा जी कि अगर इन बिटवीन कोई मरीज लेना चाहता है, हम उसके लिए कैंटीन खोल देते हैं। किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप कैंटीन खोलें, कैंटीन से सामान लें। हमने चाय, बिस्किट, दूध, फल, हर चीज अंदर दी है। किसी का अगर इन बिटवीन दिल करता है कि मैंने कोई जूस लेना है, तो वो कैंटीन वाले नॉमिनल विदाउट प्रॉफिट, विदाउट लॉस की बेस पर वो प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर असद असलम, आपके क्वारंटाइन्स में से दोनों जगहों से बहुत से मरीजों ने ये रिपोर्ट किया है मुबैना तौर पे कि उनको ये ऑफर करता है स्टाफ कि अगर आप प्राइवेटली अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ये सहूलत आपको मुयस्सर है। क्या ये बात सही है? हमने प्राइवेट टेस्ट टोटल बैन किए हुए हैं। लाहौर में इस वक्त 7 सरकारी लेबोरेटरियां काम कर रही हैं और विद इन 24 to 36 आवर हर एक की रिपोर्ट। परसों हमने 150 मरीजों के सैंपल भेजे, आज उनकी रिपोर्ट आ गई है। कल हमने 78 की भेजी, उनकी कल रिपोर्ट आ जाएगी। हम विद इन 24 आवर्स टू 36 आवर्स हमें रिपोर्टें मिल रही हैं। कितनी एफिशिएंट होगी हमारी लेबोरेटरी।
ठीक हो गया। मैं सईद अख्तर आपको इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। सईद साहब, आपने बात देखी, आपने वो वीडियोस भी देखे, आपने डॉक्टर साहब की, डॉक्टर असद असलम की जो CEO में हॉस्पिटल है, जो जिम्मेदार आदमी है और एक्सपो सेंटर भी इनके अंडर आ रहा है। अब ये जो हालात हैं इतने कंट्रोवर्शियल, जहाँ पे एक तरफ जो है वो इंटरटेनमेंट सेशन चल रहे हैं, और मैं इसलिए मैं नहीं इंटरटेनमेंट के खिलाफ, मैं तो गाने के बिल्कुल हक में हूँ, मेरे ख्याल में डांस होना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि ये टैक्स पेयर का मनी है, और अगर वो 14 दिन की बीमारी नहीं मरीज काट सकता, तो मुझे नहीं पता वो क्या कैसे काट सकता है, क्योंकि वो अपने पैसे पे तो नहीं काट रहा, वो मेरे पैसे पे काट रहा है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मेडिकल ओपिनियन मुझे किससे लेना है, पेशेंट से, डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से? कौन फैसला करेगा कि क्या चीज सही और क्या गलत हो रही है? असद असलम साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे डॉक्टर, बड़े केयरिंग डॉक्टर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नीचे चेन ऑफ कमांड में चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। अब कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आता कि एक पेशेंट, ये जो बात पेशेंट कर रहे थे अभी के हफ्ते 10 दिन हो गए उनको रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल असद साहब को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है। दूसरी ये बात, जैसे वो माँ अभी कह रही थी कि जो बच्चा बीमार है और बच्चे को तकलीफ है और बच्चे को कोई देखने नहीं आया, तो ये चीज़ें ज़रूर हर सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़े गैप्स हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल एक नामी बीमारी है जिसके लिए सिस्टम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। जब उसके लिए आप इतनी बड़ी चीज़ें वो करते हैं तो कोई ना कोई तो गैप्स डेफिनेटली रहते होंगे। और फिर हमारे कल्चर में भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कुछ प्राइवेट लैब्स ने अपने टाउट छोड़े होते हैं कि भाई वहाँ से कुछ बिजनेस पकड़ो तो हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली तो ये वो चीज़ें जिस पे शायद मैं और आप कंट्रोल भी ना कर सकें। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि जैसे ये आपकी बात ठीक है कि टाउट छोड़े होते हैं अस्पतालों के अंदर भी, जाहिर है मौत को भी कैश करना जो है ठीक बात है। मोहम्मद अली जाट, मुझे सिर्फ एक लम्हा, मुझे एक जुमला बताइएगा, क्या आपको लगता है कि प्रेस रिपोर्ट जो कर रही है इन चीज़ों की वो वाकई मेरिट पर है? देखिए बिलाल भाई, मैं 2 एविडेंस आपको देता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ असद असलम साहब को। कमरा नंबर 14 मेवा हॉस्पिटल और 28 नंबर कमरा, वहां पे पेशेंट्स देख लें, उनकी रिपोर्ट्स कब ली गई और कितनी दफा ली गई और कितने दिन बाद उनको वापस जवाब दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। 7 रोज पहले टेस्ट हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। परसों रात टेस्ट हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। कमरा नंबर 28 में 4 साल का बच्चा अपने बाप के साथ रह रहा है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे हम माँ के बगैर बच्चा नहीं रखते, यानी फिर हम झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं। ये अभी जाके देख लें अपने कमरा नंबर 28 में। डॉक्टर असद असलम साहब, आप साथ रहिएगा क्योंकि आपके हॉस्पिटल से ही हमारे साथ एक और पेशेंट है, बात करेंगे। मैं छोटा सा वक्फा लूंगा और वापस आते हैं और इस बात में कोई सच ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुसरत, मेरे ख्याल में अभी तो हम सिर्फ एजुकेट हो रहे हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में से वाहिद ही मैं कहना चाहता हूँ, वाहिद मुल्क है, और ये काम इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में भी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में हुआ। जो टॉप 4 ब्रांड पाकिस्तान के अगर आप ले लें तो दुकानें और स्टोर बंद होने के बावजूद भी वो सारे के सारे स्टोर जो हैं टॉप 4 ब्रांड्स वो ऑनलाइन सेल हो चुके हुए हैं, वो ख़त्म हो चुका है। इस कोरोना की वबा में भी आपकी शॉपिंग जो है वो टॉप रैंक जा रही है। ये क्लेम जो मैं पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ, जो नेट पे अवेलेबल है, ये अमेरिका और यूरोप में, बरतानिया में नहीं हो सका जो पाकिस्तान में। इतनी परचेजिंग पावर है लोगों के पास अब भी, लेकिन इसके बावजूद जब पेशेंट से बात करें वो कहते हैं मिला कुछ नहीं। जब डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब कहते हैं जनाब सारा कुछ मिला हुआ है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। सच और झूठ का फैसला नहीं है, मामला है तायुन करने का कि चीजों को स्ट्रीम लाइन कैसे किया जाए। डॉक्टर असद, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल से एक कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली हुजूर। सर, मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी, मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था आपका, तो वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें फल भी मिलता है, दूध भी मिलता है। हाँ। यकीन कीजिए सर, मुझे 11 दिन हो गए यहाँ, तो मुझे यहाँ दूध मिलता है ना फल मिलता है। और जो अमला आता है उनसे पूछा हमने कि डॉक्टर साहब कहते हैं दूध फल मिलता है। अभी मुझे खाना दे के गया वो, तो कहता है भाई ये खाना तो खाओ, इसके अलावा कुछ नहीं, झूठी खबरें आपको मिलती हैं। 2 बोतलें पानी की और 1 सालन और 2 सूखी रोटियां, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। एक दिन में? जी सर, एक पूरे दिन में सर 3 टाइम देते हैं ये। हाँ। 2 टाइम खाना मिलता है। सुबह नाश्ता क्या मिलता है? नाश्ता सर ब्रेड मिलती है, 2 अंडे मिलते हैं, जाम मिलता है, ठीक, और मक्खन मिलता है।
ठीक, और एक चाय मिलती है। ठीक। बाकी हमें, अगर मुझे इस पे एतराज है कि इन्होंने कहा फल मिलता है, दूध मिलता है, 11 दिनों में आज तक सर पूरी वार्ड को हमें नहीं मिला दूध फल, तो अफ्तारी भी नहीं मिलती हमें। वो कहते हैं कोई नहीं, बस यही 3 टाइम का खाना है, खाना खाओ, रोजे नहीं रखने आप लोगों ने। रोजे नहीं रखने यार, बीमार कोविड-19 हमने आपको मेडिसिन देनी है। आपको मेडिसिन मिल रही है कोई किसी किस्म की, सर दर्द की, जिस्म दर्द की गोली वो बताते हैं डॉक्टर साहब की ये पैनाडोल की गोली है, फेबरोल नाम उसका है। हाँ। वो ही हम खाते हैं बस सुबह शाम। 6 घंटे के बाद एक डॉक्टर की विजिट होनी चाहिए, कानूनी तौर पे और किताबी तौर पे होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता सर। कब आता है डॉक्टर? सर कम से कम डॉक्टर 3 दिन बाद आता है हमारे पास। यार आप हो सकता है उस वक्त सो रहे हो जब डॉक्टर साहब आते हैं। सर वो नाम भी नहीं बताते, वो कहते हैं जनाब हमें परमिशन ही नहीं है, हमें बस इतना अलाउ किया गया कि आपसे पूछें कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई खाना पीना, कोई ऐसी कोई तबीयत खराब तो नहीं है। हाँ। और कुछ नहीं उन्होंने पूछना, उनसे हम पूछते हैं ना कोई चीज के, यार हमें कितने दिन रह गए, हमारी रिपोर्ट्स का क्या बना है, वो कहते हैं हमें परमिशन नहीं है। आपको रिपोर्ट कितने दिन बाद मिली, मुझे ये बताइए। जी सर, आपको अपनी रिपोर्ट कितने दिन बाद मिली? सर मुझे आज 7 दिन बाद एक रिपोर्ट मिली है। आपकी? जी सर। 7 दिन के बाद? बहुत 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 सही हो गया। डॉक्टर असलम, आप इसको किसी भी तरह से अगर डिफेंड करना चाहें तो आपके पास है। मैं बिल्कुल करूंगा डिफेंड इसको। मैं पहले तो आपको वीडियो भेजाऊंगा यहाँ से पेशेंट जो ठीक होके गए हैं और उनके तासरात क्या है और उनको कितनी दफा पेशेंट डॉक्टर ने देखा है, वो हमारे पास रिकॉर्ड में है। हम उसको प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं करते कि ये मौका ऐसा नहीं है कि हम अपनी काम की तारीफ खुद करना शुरू हो जाएं। तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी 5-7 मूवी जो भी है वीडियो में आपको करूंगा। जहाँ तक पहले का टेस्टों का, जब मरीज का टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उसके 10 दिन के बाद हमने पहली दफा टेस्ट करना होता है। और जब अगर वो पहली दफा टेस्ट कराएं, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, दोबारा पॉजिटिव हो जाए, तो उसके 7 दिन के बाद फिर हमने टेस्ट करना है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर हम अगले दिन 24 घंटे। डॉक्टर साहब, आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं और मैं बिल्कुल आपको इस बात पे, मैं आपके साथ हूं, मैं नहीं सोचता कि आपका बात गलत है। आप कह रहे हैं कि वो 6 घंटे बाद डॉक्टर की विजिट होती है, जबकि पेशेंट कह रहा है कि 3 दिन बाद आते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है डॉक्टर साहब। मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं। मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुसरत, आपने सारी तालीम ली, मेरे लिए भी सारा एजुकेशनल था। आपकी इस पे एक मजमूई राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, चूँकि कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना जब कोविड-19 पे जब से बनी है, मैं उसका हिस्सा रही हूँ। जितनी भी फैसला साजी है, जितना भी डिसीजन मेकिंग हुई एंड गाहे बगाए हमारे विजिट्स भी हुए। देखिए, यहाँ पे 2 मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं। मसलन जो पेशेंट्स हैं ना, ये तो एक बिल्कुल जायज़ बात है कि जो एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी है वहाँ पे हमारे वो पेशेंट्स गए हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं हैं। अगर हैं जी और या है तो ना होने के बराबर है। अब जो तंदुरुस्त लोग जो बिल्कुल जिनको लगता है कि, और उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दे क्लेम कि वो तो पेशेंट है ही नहीं और हमारे टेस्ट करें, और टेस्ट सर्टन सिम्प्टोमेटिक हैं जी जी और जाहिर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, ये और जैसे सईद गनी थे जी, एक्सपो सेंटर में हैं ही सारे। वो हमने कैटेगरीज बनाई कि हॉस्पिटल्स में वो पेशेंट्स रखे जाएंगे जिनको हॉस्पिटल एड या इस तरह की उस चीज़ों की जरूरत होगी। एग्जैक्टली, सीरियस भी और थोड़ा ज्यादा सिम्टम्स वाले भी, नॉट वेरी सीरियस तो नंबर है बहुत कम। ये जो एक्सपो सेंटर है यहाँ पे, उसको अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो वो नहीं मिल सकती, वो नहीं मिल सकती, वो म्यो हॉस्पिटल में नहीं। अगर चाहिए होगी तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखे, हमने स्टेप वाइज डिसीजन मेकिंग की कि हमने यहाँ पे वो रखे। और मसलन जो फ्लाइट्स बाहर से आती हैं, टेस्ट हुआ, कतर से एक ग्रुप आया जो पिछले दिनों थोड़ी हंगामा रही भी हुई, दे सड़ के हम तो है ही नहीं, लेकिन उनके टेस्ट बता रहे थे दैट दे आर पॉजिटिव। अब वो लोग क्या कहते हैं, जी आपके टेस्ट खराब है, आप दोबारा कराएं। अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हमने जब आपका पॉजिटिव आ गया तो 10 डेज के बाद आपका सैंपल दोबारा लिया जाएगा, फौरन नहीं। जी नहीं, फौरन नहीं, फौरन नहीं। और जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम आपको, अगर आप नेगेटिव है तो हम आपको अपनी फैसिलिटी में क्यों रखेंगे, बिकॉज कोई लॉजिक नहीं बनती। 2-3 पहलू हैं इसमें। जो लोग क्लेम करते हैं घर जाने के लिए कि वो तंग आ जाते हैं और वो फिर इस तरह की ना इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें मैं एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे भी आइडियल नहीं होएंगी, लेकिन
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लोगों का अपना मजाज भी है। एग्जैक्टली वो देखें, वो भी हम में से हैं। ये दोनों साइड्स पे थोड़ा सा चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। जहाँ पे देखें सीएम साहब को जब ये एक्सपो वाला लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट किस बात पे था? ये जी एक ग्रुप था, कोई कतर से ये एक फ्लाइट आई थी, उसमें से कोई 70 लोग पॉजिटिव निकल आए। ठीक। उसमें से 40 लोग ऐसे थे जो लाइक माइंडेड थे, ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से एफिलिएटेड थे, जानते थे। उन्होंने बेसिकली देखें, इसीलिए हमने होम आइसोलेशन पे हम चले गए हैं। आज हमारी एसओपीज आ गई हैं। इनका कहना क्या था वहाँ पे? इनका कहना ये था कि ये वहाँ स्टे नहीं करना चाहते थे। मसलन जो अच्छी वो कि जी घर वाली सहूलत नहीं है, कभी खाने में कीड़े निकाल रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन सफाई सुथराई की भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन चीज़ों पे सीएम साहब ने नोटिस लिया कि इंतजामी तौर पर किसी किस्म की भी सबसे कमी बड़े कोताही, दो इंतजामियात जो है वो नहीं थे, और ये समझ में आती बात। एक वहाँ पे शावर एरिया नहीं था जो कि बाद में बनाया गया, उसकी वजह से मसाइल हुए, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया, उसमें शावर नहीं होना था। दूसरी बात, जिस तरह बेड्स की लेंथ लगी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, जो कि आप नहीं चलाएंगे, आप पंखे चलाएंगे, लेकिन वो मसाइल हैं। लेकिन लोग शोर क्यों कर रहे हैं? खाने पे, दवाई पे, किस चीज़ पे? जी बिलाल भाई, मैं आपके अर्ज करूं, दो चीज़ों पे लोग ज़्यादा वो करते हैं। उनको लगता है कि वो मरीज नहीं है, गवर्नमेंट ने उन्हें ज़बरदस्ती जबरन रखा हुआ है, रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, रिजल्ट पॉजिटिव, उस पे वाहो बका करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल भी हम लोग इसलिए डिनाई नहीं करते क्योंकि वो उनको हम इमीडिएटली जो रिपोर्ट हो रही है चीज़ें उनको हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा उनको हौसले और हिम्मत से काम लेना है। इसीलिए हम ये जो टिकटॉक टाइप की चीज़ें आ रही है, जब ये कोई एक्टिविटी करते हैं, इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने साथ वालों का ख्याल रखें। अगर इफ़ दे वांट टू हैव अ फन करें, लेकिन तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए करें। गाने लगाएं, लेकिन ज़रा अच्छे वाले गाने लगा लें भाई, नाते लगा ले, रमज़ान है, अल्लाह से दुआ करें। मैं तो गानों पे एतराज़ नहीं चले करती, लेकिन आप अपने हमसाये का हुकूक उस वक्त याद रखें कि अगर साथ वाले बेड पे कश्मकश का लोग शिकार है लोग। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आखिरी बात बोलूँ, आपने वो जो एक मदर का भी बताया, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको डैमेज करता है लोगों को। मतलब एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी में आपको कोई डिजीज़ नहीं होती, कभी सांस घुट रहा है, कभी आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा। मतलब जब पेशेंट को पता होता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, उसमें लामहला एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो तो आना ही है। मैं ताहिर अशरफी भाई को इसमें शामिल करूं। ताहिर भाई आप मेरे साथ हैं। मैं इस बात का बिल्कुल ही एक और तरह से पहलू ले रहा हूं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, अवाम का अपना जिम्मा भी है। हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करके, इस्तेमाल करके उनको एक केयर दे रही है, उनको खाना दे रही है, उनके टेस्ट करा रही है। एक टेस्ट 6 से 8 हज़ार रुपए का है। अब इसमें अगर वो 14 दिन में टिकटॉक भी बनाना चाहता है, गाने भी गाना चाहता है, पंजाबी डांस भी करना चाहता है, धमाल भी डालना चाहता है और प्रोटेस्ट भी करना चाहता है कि मेरे घर जैसे माहौल नहीं है। हुकूमत हर चीज़ की जिम्मेदार है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी भी तो कुछ है ना, कि अगर मैं नहीं समझता कि पॉजिटिव के सिम्टम्स आ सकते हैं, एसिम्टोमेटिक हूँ, तो मैं डॉक्टर की बात मान ही लूँ। अब इतना फ़र्क कैसे इस माशरे में आ सकता है कि डॉक्टर कहता है 6 दिन, घंटे बाद डॉक्टर जा रहा है, पेशेंट कह रहा है 5 दिन कोई नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, बात यह है कि तमाम चीज़ें मरीज़ों की तरफ भी दुरुस्त नहीं हैं और तमाम चीज़ें हुकूमत की तरफ से भी दुरुस्त नहीं हैं। बाज़ जगह पर जहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं या उनको एहसास है, वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। बाज़ जगह पर जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि यार ये अब इसने 14 दिन रहना ही है, अब इसके नखरे क्या उठाएं, तो वहाँ पर शिकायत भी हैं। एक चीज़ की जो कमी है, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई शख्स बाहर से फ्रूट मंगाना चाहता है, कोई चीज़ मंगाना चाहता है, तो जो वो आपकी SOPs हैं उसके तहत आप खुद भी तो देते हैं ना। ये मसला एक ये भी आ रहा है कि मसलन एक शख्स है, वो दाल नहीं खाना चाहता और आपने उसे दाल दे दी है, वो कहता है मैं बाहर अपने घर से खाना मंगवा लेता हूँ, आपकी कंटीन या जहाँ आप कहते हैं वहाँ रखवा देते हैं, वहाँ से मुझे सप्लाई हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी बातें हैं और इन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि ये जो लोग 14 दिन गुजारते हैं, ये भी एक कैद की तरह है ना, एक नज़रबंदी है। लेकिन उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि ये नज़रबंदी अल्लाह की तरफ से है, ये डॉक्टर की तरफ से नहीं है। उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो उनको बिठाया हुआ है ना, अगर पॉजिटिव ना होता तो ना बिठाते, और अगर खुदा ना खास्ता उनको ना डॉक्टर बिठाए और उनसे और 50 लोगों को लग जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे लोगों को, और हमारा तिब्बी अमला, मैं आपको बताया हर प्रोग्राम में कहता हूँ,
हम उन्हें सलाम पेश करते हैं अपने डॉक्टर्स को, वो शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, फौज वाले। ताहिर भाई, इस वक्त टेरिटोरियल हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज्यादा डॉक्टर अपनी जान दे चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका पैगाम पहुंचा। डॉक्टर सईद, आप मेरे साथ हैं, चंद लम्हे मेरे पास है, फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा। मुझे ये फरमाइए कि यहाँ पे तीनों रवैये जो हैं वो मुझे लगता है कि शायद इसमें गैप जो है वो कम्युनिकेशन का है। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा कि अगर मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ और मुझे 24 घंटे मेरे सर पे डॉक्टर और नर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि शायद वो खाना जो अस्पताल में मिलता है वो घरों में नहीं मिलता, ये बात एक्सेप्टेबल है और दुनिया जहान में होनी चाहिए। तीसरी बात ये जो कि सबसे मजेदार की डॉक्टर असद असलम ने, उन्होंने कहा जनाब हम उन्हें खुद फैसिलिटेट करते हैं कि वो गाने सुने, टिकटॉक के बनाएं, वो एंटरटेन करें। जिस मुल्क में एक पेशेंट 14 दिन की पेशेंट होने की कैपेसिटी ना रखता हो, वहां डॉक्टर सईद अख्तर क्या करेगा? देखिए, ये हर एक के लिए एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को भी ब्लेम नहीं करता और मैं सिस्टम को भी ब्लेम नहीं करता है। पहली बात तो मैंने कही ना कि ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, लेकिन इसमें से जैसे अभी मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि कई चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अगर कम्युनिकेशन, मिसाल के तौर पे देखें, एज ए पेशेंट के दिमाग से आप सोचें कि अगर मेरा टेस्ट हुआ है तो मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमें 7-7, 8-8 दिन, 11 दिन बताया नहीं जाता कि मेरे रिजल्ट क्या है, तो वो गैर ज़रूरी एनजाइटी प्रोड्यूस करता है। तो कोई रीज़न नहीं। तो मैं इसमें एक बहुत मेजर चीज़ जिससे चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं वो एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको ठीक करना चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए। और फिर देखिए, याद रखें कि पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे, पेशेंट, बच्चों को भी बात कहता हूँ, पेशेंट जब आता है तो वो बातों परेशान होता है, उसको कैंसर का खौफ होता है, डिफरेंट फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेशेंट को पेशेंट ही की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसमें डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, एक स्माइल फेस पे रखनी चाहिए और उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए, उनको प्यार से मोहब्बत से समझाना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये दोनों तरह से। और फिर ये जो बच्चे, इनको कोई हेल्दी एक्टिविटीज़, को लाइब्रेरी, को किताबें पढ़ने के लिए, कोई कुरान का दर्स, इस तरह की किसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर के हम मेडिकल रिजल्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। बहुत सही बात की। मैं बल्कि डॉक्टर असद असलम साहब को ये सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि उनको वो इस तरह से एंगेज करें कि वो टिकटॉक के बनाते रहें, मेरे ख्याल के अंदर ये बहुत अच्छा होगा कि ऑनलाइन वहाँ पे प्लान लेक्चर्स कर सकते हैं। बहुत से लोग तारिक जमील साहब को सुनते हैं, बहुत से लोग किसी और को सुनते होंगे। आप इन लोगों को इंगेज करें पॉजिटिव तरीके। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और बाहर के डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि बाहर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपको है क्या और अब वो आपके साथ करेगा क्या और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है वो इस चीज़ के ट्रेंड नहीं होते। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अशरफी साहब हमारे साथ होंगे और छोटा सा वक्फा वापस आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी शख्स इस सारी कायनात में, इस सारी दुनिया में पढ़ता था, पढ़ता है या आइंदा नात को पढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि उसका रुतबा मुझसे कम से कम बहुत आला, बुलंद और बाला है और उसको यही काम करना चाहिए। क्योंकि ये हम्द और नात पढ़ना जो है, मैं तो इसको इबादत के दर्जात में शामिल करता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको के अंदाज़ वो पढ़ने का आता है जो कि अंदाज़ सुन्नत हज़रत अबू बकर सद्दीक़ है गुफ्तगू करने का मेरे नबी के साथ। इनमें से एक शख्सियत जो है वो रफ़ाकत अली ख़ान साहब है और ख़ान साहब आज हमारे साथ हैं। ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत अच्छा। रमज़ान की खुशी तो बहुत होती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन साथ एक स्ट्रेस भी है, वो तो पूरी दुनिया में है और अल्लाह ताला इस वबा से, इस मुश्किल से हमें निकाले। बड़ी मेहरबानी, आज आप हमारे साथ हैं। हुजूर अक़दस आज अकीदत के साथ जो हदिया आपने पेश करना है, हमने दिल में तो पहले ही उसको कबूल कर लिया, अब उसको इसलिए हदिये को पेश कीजिए ताकि अल्लाह के हुजूर भी वो कबूल हो। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगलगी, तू अमीरे हरम
मैं फकीर अजम तेरे गुण गौर ये लब, मैं तलब ही तलब तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अरिशे बरी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास, मेरा घर खाक पर और तेरी ना गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई, साई से जिब्रील अमीन, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है हैराम अनवारी बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे जारसू, काबाए इश्क तू मैं तेरे जारसू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, दिल से निकले सदा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं हूँ तेरा उम्मती, वरना कहाँ तू और कहाँ मैं। क्या खूबसूरत ख्याल बांधा है। यकीन कीजिए ये वो फ़र्क है जो कि समझ के पढ़ने वाले और बेसमझ के पढ़ने वाले के अंदर होता है। क्या खूबसूरत लफ्ज़ों का जो उठान था और जो बहाव था, क्या खूबसूरत खान साहब ने पेश किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये मन को जा, मैं क्या और तू क्या, ये बात आज कहने को इसलिए भी जी चाहता है कि आज ज़िक्र होगा सीरत सैयदा आयशा का। सैयदा आयशा की सीरत में यकीन कीजिए कि दिल जो है वो उभलने को करता है कि इंसान क्या क्या बातें और तारीफ़ें करे। उसकी सबसे बड़ी मेरे नज़दीक, मेरे गुमान में जो वजह वो ये कि अगर सैयदा आयशा अपनी वो बातें जो उनके घर के अंदर की थी उम्मत तक ना पहुंचाती तो वो सुन्नतें कायम ना होती, वो शबों की खबर हमें ना होती कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। ये एहसान उम्मत
क़यामत तक नहीं उतार सकती। सीरत पे गुफ्तगू करेंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं समिया राहील काजी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और ताहिर अशरफी भाई। लेकिन समिया राहील काजी, आपसे इब्तदा करता हूँ। सीरत अम्मा सैयदा आयशा, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कुर्बत देती है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है कि मेरी माँ ने जो कंट्रीब्यूट किया है सीरत रसूल में या आपकी ज़िंदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या चीज़ है, वो क्या अंग, क्या रंग है वो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम अलैहि। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया मुझे, जो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंस्पायर करती है वो ये कि एक तो उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी और जो खानगी ज़िंदगी थी, उसमें मोहब्बत, खुशी, सुकून और बहुत सारा प्यार और मोहब्बत जो भर दिया था, और जो हमें उनकी सीरत पे नज़र आती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकली जो मोहब्बत की तस्वीरें हैं उनके सीरत के एल्बम में। तो एक वो बड़ी इंस्पिरेशन है कि किस तरह ये माशरा और उसके अंदर जो फैमिली फैब्रिक के अंदर जो प्यार और मोहब्बत की जो एक दास्तान उन्होंने रकम की है, मोहब्बत और वफा की, वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और दूसरे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमें वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट नजर आती हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने औरत का, यानी उस वक्त जो कुरान और सुन्नत में, यानी हमें जो औरत का जो एक दर्जा उन्होंने बुलंद किया, और उन्होंने जो अपने हुकूक के लिए और उस जाहिली मुआशरे में जहाँ पर औरत तरके की तरह बांटी जाती थी, जिंदा दरगोर की जाती थी, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता है कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है जो कि हमें मिलती है। और आप देखें समिया आपने बड़ी खूबसूरत ये बात बांधी कि वो जो ज़ाती ज़िंदगी की मोहब्बत थी, अब मैं उस हस्ती से कितनी मोहब्बत कर सकता हूँ जिससे मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये पहलू वुमेन राइटर्स का, वुमेन एक्टिविस्ट का बड़ा खूबसूरत निकाला। लेकिन ताहिर भाई आपकी तरफ आता हूँ। देखिए, आज भी इस दुनिया के अंदर कोई हमसे छोटी उम्र का हो, आपके पास तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन एक तो वो खातून हो, एक छोटी उम्र की हो, तो हम उससे मजहबी राय या अखलाकी राय या इल्मी राय लेने के लिए शायद हिजाब करें। मैं तो करूंगा जरूर। अब वो जो जय्यद सहाबा जो है, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना खून मेरे नबी के लिए बहा दिया, वो मेरी माँ के पास फतवा लेने जाते हैं, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, फ़िक़ा के मसाइल पूछने के लिए जाते हैं। और मेरी माँ उम्र में छोटी है, लेकिन जाते इसलिए क्योंकि उनकी कुर्बत मेरे नबी के साथ ज़्यादा है। ये जो इल्मी कंट्रीब्यूशन है मेरी माँ की, इस पे तवज्जो फरमाइएगा। बिलाल भाई, सबसे पहले तो सलाम हो अम्मा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। उन्होंने जो इस्लाम की खिदमत की है ना, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो मसले में हम फंस जाते थे सहाबा, और उस वक़्त सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, किबार सहाबा, जब हम किसी मसले में फंस जाते थे तो उसके लिए हम जाके सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते और उनसे उस मसले की राय और उनका फतवा चलता। जो आपने ये बात कही, मैं ये बात गलत नहीं है। हमारी माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी माना, सैयदना उमर ने भी माना, सैयदना उस्मान ने भी माना, सैयदना अली ने भी माना। और ये बात आम रिकॉर्ड पर है कि पूरी दुनिया की औरतों का जो इल्म है वो अगर एक तरफ हो तो हमारी माँ का उम्महातुल मोमिनीन समेत, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम ज़हाबी ने लिखा, इमाम राजी, बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन ने कहा कि सारी दुनिया की औरतों का इल्म एक तरफ रख दें और उस दौर में उम्महातुल मोमिनीन का इल्म एक तरफ रख दें,
तो हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो इल्म है वो उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। आपने ना सिर्फ ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तक पहुँचती ना सीरत तय्यबा, हम तक हमें पता ही ना चलता कि घर के अंदर का माहौल क्या था, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ सलूक करते थे। और आज की औरत और आज का मर्द अगर मेरी माँ का मशकूर ना हो तो मैं समझता हूँ कि फिर वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता कि मेरी माँ ने बताया कि घर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक रवैया अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ कैसा था और किस तरह वो कहीं उनको सुई तलाश करके दे रहे हैं तो कहीं उनका आटा गूंदने में मदद कर रहे हैं, कहीं उनकी सफाई में मदद कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि आज हमने बड़ा अजीबो गरीब माहौल बनाया हुआ है। जब मेरी माँ कहती है कि ये बाहर जो है सहाबा आपस में खेल रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो अपने कंधे का पर्दा दे के कहा कि आप मेरी प्यारी ज़ौजा मुताहरा आप देख लें। इस हद तक अपनी अज़वाज मुताहरात का ख्याल रखा। और ये सब हमें जो इल्म आज हमारे पास दीनी है, ये मैं समझता हूँ कि अगर उमर बिन खत्ताब आपकी ये बात जो है ये दिल के अंदर उतरती है, ये आपका पैगाम पहुंचा। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन एक तरफ आपकी जो मैं समिया रहील काजी आपकी आपा तवज्जो करवाना चाह रहा हूं, उससे पहले मैं एक बंद को बांध लूं। मेरे ख्याल में हम ये हक ना कभी भी ज़िंदगी में, कम अज़ कम मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सकता कि मैं सैयदा की वो सीरत पेश करूँ जो कि उनका मेरे कंधे मेरे गर्दन के ऊपर जो उनका हक है। मैं मिसाल देता हूँ कि हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं, जब उनको इल्म हुआ कि अब उनकी शहादत हो जाएगी तो उन्होंने बेटे को अब्दुल्ला को भेजा इजाज़त के लिए। ये बात यहाँ तक करनी बड़ी बात है कि एक अमीरुल मोमिनीन जो है वो इजाज़त मांग रहा है सईदा से, लेकिन यहाँ पे जो किरदार मेरी माँ ने दिखाया कि अपनी सोची हुई जगह जो है वो उमर ख़त्ताब को दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उमर ख़त्ताब वो हैं जो अपनी माँ से इतना डर रहे हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बाजार में जाते हैं तो शैतान वहाँ से रास्ता छोड़ देता है। ये बातें ना करते हुए आज के माहौल में आप ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ट्रेनिंग देती हैं, वर्कशॉप्स देती हैं, आपको लगता है कि हमारी आज की खातून ने सीरत सैयदा से वो सबक, वो कैरेक्टर बिल्डिंग ली है, वो मसाइल को हल करने का जो एक पैराडाइम है वो सीखा है आज की औरत ने? बिलाल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया कि हम उनकी सीरत के ऊपर ज़रा गौर करें, इसलिए कि हम लोगों ने तो उनकी ज़िंदगियों को बस अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है इतना ज़्यादा, यानी बस उनका बसर ज़बानी एहतराम है, बाकी उनकी सीरत को डिस्कस ही नहीं करते, ना मीडिया के ऊपर ना अपने घरों में। बस उनका एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा बेरूह सा ताल्लुक हमारा होता है कि उनके जिक्र से ना हमारे दिलों के तार बजते हैं, ना कोई मोहब्बत की रमक उठती है। हमें ये तज़किरे करते रहना चाहिए, हमें ये बातें करते रहना चाहिए, इसलिए कि जो आज मुआशरे का बुनियादी यूनिट फैमिली जो है और ख़ानदान का इदारा जो आज इतना ज़्यादा टूट का शिकार है, वो इसीलिए कि उसमें हमने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत और वफ़ा की दास्तान हमने बताई ही नहीं। हमने वो बताया ही नहीं कि किस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे प्यार और मोहब्बत का सलूक किया और किस तरह से अम्मी आयशा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने किस मोहब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी। एक दफ़ा वो तशरीफ फरमा थी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी अम्मी आयशा के पास थी और इतने में उनका पसंदीदा खाना अम्मी सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भेज दिया। अम्मी आयशा खुद बताती हैं, ये जो इस तरह के वाक़यात हैं वो सब वो खुद रिवायत करती हैं कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वो बर्तन तोड़ दिया, वो खाना गिर गया। तो कहते हैं कि बजाय ये कि मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटे या कोई मुझे कोई उसके ऊपर सरजनिश करे, उन्होंने खातिमा से कहा कि तुम्हारी अम्मा को ज़रा गुस्सा आ गया है, और कहते हैं कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्होंने वो सालन और वो प्याला जोड़ के और वो एक तरफ कर दिया, वो टुकड़े जब उसके जोड़े तो कहते हैं मुझे थोड़ी देर बाद वो एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, तो मैंने
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा इसी तरह का प्याला और सालन लेके तुम भी फिर भिजवा देना। हमें पूरी नबवी तारीख में डॉक्टर साहब ताहिर भाई आप मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन सुना देते हुए कि अगर आप गुफ्तगू में शामिल ना करने वाले हों तो कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के नाम इन सहाबियात पे, इन सहाबा पे रखें जो कि मेरे रसूल का हुक्म भी है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता है आमतौर पे, और लेकिन मुझे नहीं कभी ये बात समझ आई कि मानचेस्टर में ऐसी क्या खूबी है जो कि फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में बहुत खूबियाँ हैं, इंडस्ट्री है बिल्कुल, लेकिन वहाँ के लोगों का मजाज, वहाँ का रख रखाव, सब कुछ जो है वो इंसानी हदूद जो है, इंसानी ताल्लुक़ जो है, ये बड़े करीब हैं। वहाँ के लोगों की एक दूसरे से जो रग़बत है ये बहुत वाज़ेह है, जो कि मानचेस्टर में नहीं है। लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है, कहते हो। हमारे पास जनाब यूसुफ चीमा है जो कि हमें फैसलाबाद के आज के अजनास के, फल के, सब्जी के, गोश्त के रेट्स बताएंगे। और चीमा साहब आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इन रेट्स को रमज़ान से पहले और अब ज़रा कंपेयर भी कीजिए कि इनमें कोई नरमी आई, सख्ती आई, महंगे हुए, सस्ते हुए, क्या हुआ, फरमाइएगा चीमा साहब। बिल्कुल बिलाल भाई, रेट्स जैसे कि एक मतलब ट्रेंड बना हुआ है कि रमज़ान के अंदर यूजुअली ज़्यादा हो जाते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो है रेट लिस्ट बाकायदा दी जाती है। रेट लिस्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा रेट्स अगर बताता चलूँ तो जो मुर्गी का गोश्त है उसकी रेट के मुताबिक जो है 260 रुपये है, जो तकरीबन 260 रुपये ही मुताबिक दिखाई दिया। इसके साथ साथ बड़ा गोश्त जो है 375 रुपये, और उसके बाद छोटा गोश्त जो है 750 रुपये, 300 रुपये तकरीबन। इनके अंदर तकरीबन जो गोश्त की वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन सेम प्राइस के ऊपर ही जो गवर्नमेंट देती है उसके मुताबिक ही फ़रोख्त हो रहा है। मगर उसके बाद जो फल और सब्जियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो जाता है। जैसे कि अब अगर सिर्फ सब्जियों के हवाले से बात की जाए, आलू की कीमत जो है तकरीबन ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 50 से 53 रुपये है, जबकि बाजार के अंदर 60 रुपये से कम जो है वो फ़रोख्त नहीं होता है। इसके साथ साथ प्याज जो है 29 रुपये जो है बताया जाता है लिस्ट के मुताबिक, मगर बाजार के अंदर तकरीबन 50 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ टमाटर जो है, टमाटरों की कीमत जो है वैसे ही कम होगी है। ज़िला इंतज़ामिया ने 16 से 20 रुपये बोला हुआ है, मगर 30 रुपये में बासानी अच्छे टमाटर जो है वो मिल जाते हैं। अगर लीमू के हवाले से बात करें तो लीमू तकरीबन 250 से 260 रुपये की कीमत जो है ज़िला इंतज़ामिया ऑफर करती है कि इस रेट के ऊपर फ़रोख्त किया जाए, मगर वो 400 रुपये किलो से कम जो है वो कोई भी फ़रोख्त करने को तैयार नहीं है। फलों के हवाले से अगर बात की जाए तो फल तकरीबन 210 से 220 रुपये, सेब जो है तकरीबन 250 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जाता है। इसके साथ साथ केला जो है उसके बारे में भी रेट जो दिए जाते हैं तकरीबन 132 से 138 रुपये का रेट है। तकरीबन अच्छा केला जो है वो 150 से ऊपर ही मिलता है, जो उसके जो कैटेगरी वाइज जो है उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। इसके साथ साथ बाकी फल जो हैं उनकी कीमतें भी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। रमज़ान के अगर कीमतों के हवाले से बात करें कि रमज़ान से पहले की जो कीमतें होती हैं वो बिल्कुल और होती हैं। खजूर जो मुझे खुद भी इत्तेफाक हुआ, तकरीबन जो यहाँ पे ईरानी खजूर भेजी जाती है तकरीबन ज़िला इंतज़ामिया के रेट के मुताबिक 260 रुपये है, जबकि ज़िला जगह पर जो फ़रोख्त की जा रही है तकरीबन 100 रुपये पाव यानी 400 रुपये किलो जो है वो खजूर फ़रोख्त की जा रही है, जो कि बेसिक आइटम है रोज़ा अफ्तार करने के लिए। तो तमाम ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो है वो रेट लिस्ट दी जाती है, मगर उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो बिल्कुल बराए नाम है। कीमतें जो हैं वो तमाम गरम फरोश जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की लगाते हैं, और ख़ासी जो सारफ तक जो है खासी महंगी हो जाती हैं। पिछले रमज़ानों की निस्बत भी जो है इस रमज़ान के अंदर क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी रहा, चोरी से क्रिए है जो है वो काम चलता रहा। खजूर वाले यही कंप्लेन करते हैं कि जनाब क्योंकि बॉर्डर बंद था, ईरान से कोई चीज़ नहीं आ रही थी, तो इस तरह के तरह के जो है चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने रेट्स दे कर दिए, लेकिन दो सवाल जो हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे हैं और वो आपके साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर ईरान से खजूर आ ही नहीं रही और स्मगल होके आ रही है या चोरी होके आ रही है, तो वो 400 रुपये किलो हो या 200 रुपये किलो हो, क्या वो खजूर जायज़ है या नहीं, ये सवाल है जो कि आप ज़रूर सोचिएगा। लेकिन अभी ये जो रेट बता रहे थे सरकार का गोश्त का, उस पर मुझे मैसेज आया अभी कि अगर 750 रुपये का गोश्त आपने छोटा लेना है तो उसको गलाने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर का हुक्म साथ आएगा तो वो गलेगा, वरना वो गल नहीं सकता। हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब और समिया रहील काजी हैं। समिया, आपकी तरफ मैंने जब बात को पलटा तो आपने बड़े खूबसूरत घरेलू जो मसाइल थे उनकी तरफ तवज्जो दी, और आप जो ट्रेनिंग कराती हैं
वहाँ पे भी आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जो लोग हैं वो उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। ताहिर अशरफी साहब, आपकी तरफ डॉक्टर साहबा की ये बात पलट के लेकर आ रहा हूँ। हम लोग ये जब जिक्र करते हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनके साथ कसरत के साथ बुखारी में, मुस्लिम में हदीसें रावी हैं। अब सैयदा आयशा की इतनी हदीसें और ऐसी हदीसें रावी हैं कि कोई और वो कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर किरदार भी सैयदा का ये जाहिर करूँ कि जब उनसे किसी उनके खादमा ने कहा कि वो शख्स आपके बारे में ये बात कहता है, तो आपने उसको कैसे रोका? हालांकि वो इल्ज़ाम वाली बात थी। कहा मत कहो उसको कुछ, वो बदरी है। ये किरदार था एक ऐसा जो कि मेरे ख्याल में आज अगर कोई सुन्नत पे अडॉप्ट करे या ना करे, करना चाहिए, लेकिन उस किरदार पे भी हम पूरे नहीं उतरते जिस किरदार को मेरी माँ ने बड़ी कम उम्री में जिसका इजहार उस माशरे में किया जहां औरत की कोई इज्जत थी नहीं। बिलाल भाई, बात यह है कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में भी रब के हुक्म से आई, और आपकी जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी सफाई नहीं दी, तोहमत लगाने वालों के लिए क़यामत की सुबह तक सय्यदा की वजह से एक ऐसा कानून बन गया कि हर माँ, बेटी, बहन की इफ़्फ़त और अस्मत सय्यदा कायनात की वजह से महफूज हो गई, हमारी माँ की वजह से महफूज हो गई। अब ये भी तो देखें ना कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर आप जिक्र कर रहे थे तो बिलाल भाई मैं इसको इस अंदाज में लेता हूँ कि पौनी दुनिया पे हुक्मरानी थी, पौनी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन, यानी 80% दुनिया के ऊपर जिस शख्स की कीमत है, वो कहता है जाके माँ से पूछ दो, जगह मिल जाएगी, मैं अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ। और माँ भी फिर आयशा थी, कहा रखी तो अपने लिए थी, उमर ने मेरे ऊपर एक नेकी की थी। नेकी क्या की थी कि सैयदना उमर ने इतना ही कहा, जरा जब मुनाफिकीन और कुफ्फार और मुशरिकीन ने मुहिम चलाई तो एक ही बात कही थी कि आपने निकाह अपनी मर्जी से किया था या अल्लाह की मर्जी से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से किया। तो कहा फिर सफाई भी अल्लाह ही उतारेगा, और अल्लाह ने सफाई उतार दी। तो सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा, ताहिर भाई इस बात का इल्म था, इस बात का इल्म नहीं था। क्या बात खूबसूरत की है, ये एहसान उतारा था मेरी माँ ने। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहा मेरे ऊपर एक एहसान है, मैं नहीं चाहती क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर रहे, जगह मैंने अपने ऊपर रखी, अपने लिए रखी थी। और इधर भी उमर है, कहा ये ना जाके कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, कहना खत्ताब के बेटे ने कहा है जगह मिल जाएगी। अब जब जगह मिल गई फिर क्या कहा मुमकिन है सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे जिंदा हूँ, मेरी हया, मेरे एहतराम की वजह से हाँ कर दी हो। जब मेरा जनाजा लेके जाओ तो दरवाजे पे अजान दे दे, आवाज दे देना, अगर अंदर से आवाज आए तो यहाँ दफन करना, वरना बकी में जाके दफन कर देना। तो जब दरवाजे पे पहुंचे, अभी आवाज की नौबत नहीं आई, दरवाजा खुला हुआ था। ये है सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, और ये किरदार है। और आज की मेरी माँ, बहन, बेटी को यही किरदार अपनाना है। और एक जुमला बिलाल भाई बड़ा जरूरी कहना चाहता हूँ, जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते ना, वो सय्यदा कायनात को मानते ही नहीं है। वो न सय्यदा आयशा को मानते हैं, सच बात की है ताहिर, बिल्कुल सच बात की है, बिल्कुल सच बात की है, बिल्कुल सच बात की है। अगर आप अपनी बेटी को तालीम नहीं देते तो आप सच्चे बेटे नहीं हो सकते हो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ताहिर भाई आपकी इस बात को ना पता नहीं मैं कितने साल जो है ना वो एंजॉय करूंगा। और जो आपने एहसान वाली हज़रत उमर ख़त्ताब की बात की, ये मेरे इल्म में नहीं था, मुझे ये पहली दफ़ा पता चला है। समिया रहील काजी, आपकी तरफ डॉक्टर साहब आता हूँ। आज आप क्या समझती हैं कि वो सबसे बड़ा, सबसे डोमिनेटिंग, सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर हज़रत आयशा का क्या है जो मैं अपनी बेटी को, बहन को, बीवी को जो सिखाऊं ताकि उसकी तरबियत सही हो? वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है? देखिए, एक तो इल्म और फजल में जो उन्होंने कमाल हासिल किया, उनके भांजे हज़रत उरवा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि अच्छी खाला आप दीन की अजीम आलिमा है, ये बात तो इसलिए समझ आती है कि आप अल्लाह की रसूल की बहुत यानी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा है,
और आप इल्म अंसाब और जो अशार और शेर व शायरी और अदब की बड़ी बड़ी आलिमा है, तो वो भी समझ आती है कि आप बहुत ज़्यादा आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं, तो आप ये इतनी अच्छी तबीबा और डॉक्टर कैसे बनी? तो उन्होंने कहा कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहते थे तो मुख्तलिफ मुल्कों के जो तबीब आते थे तो मैं वो चीज़ें याद कर लिया करती थी। तो इसलिए हदीस का इल्म उन्होंने सीखा और जो मुझे जो इंस्पिरेशन मिलती है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से, एक तो ये कि आप इल्म फ़ज़ल में बड़ी खज़ीना इल्म दानिश उन्हें कहा जाता है कि वो इल्म दानिश का एक खजाना थी जो उम्मत को अता हुई। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी। हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस उन्हें पता चली कि उन्होंने कहा कि जी अगर मर्द के साथ औरत और घोड़ा और कुत्ता अगर गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला तो बड़े सख्त नाराज हुई और कहा कि अबू हुरैरा, तुमने उस औरत को जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू और नमाज के साथ याद किया, तुमने उसे घोड़े और कुत्ते के बराबर कर दिया। और कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर नाराज हुई। तो हमें ये जो वाकयात मिलते हैं और जो उनका सबसे बड़ा कैरेक्टर था कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ज़हानत और फतानत का एक पूरा एक यानी वो खजीना थी और उन्होंने उम्मत को वो खजाना जो है मुंतकिल किया। और जो मैंने एक और बात आपको शुरू में भी बताई कि जो उन्होंने ख़ानदान के इदारे का इस्तेहकाम जो उम्मत की बेटियों को और इवन के बेटों को भी, ये हम गलत करेंगे अगर हम अम्मा आयशा को सिर्फ बेटियों के लिए मशअल-ए-राह बनाएंगे। वो उम्मत के बेटों के लिए भी उतनी मशअल-ए-राह है, इल्म फ़ज़ल में भी और कमाल में भी और ख़ानदान के इदारे के इस्तेहकाम में भी। और जो उन्होंने लीड किया ख़वातीन को भी मर्दों को भी, जो अभी एक प्रोग्राम में मैं बता रही थी कि वो मदीना मुनव्वरा के 6 जो बाअसर मुफ्तियान कराम थे। आज लोग कहते हैं जी औरत फतवा नहीं दे सकती, तो आप अम्मा आयशा के फतवों पर अभी तक यानी फ़िक़्ह का उसूल चलाते हैं और वो सारे कुब्बार उलमा, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो उनके फतवों को डिनाई कर दे। वो कैसे कह सकते हैं कि जी बहुत ही औरत खूबसूरत समिया रहील, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर अम्मा आयशा के फतवों को आप डिनाई करते हैं तो क्या बात। जी 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 ताहिर भाई, अरबी के अशार में से एक जुमला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत और इकराम और एहतराम और अदब और एक मान था कि अरबी का शायर कहता है कि ए अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखने वाले, ए अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखने वाले और अस्हाब मोहम्मद और अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे ना आना कि ये घर भी आयशा का घर है और ये मकान भी आयशा का मकान है। और याद रखो आयशा का एजाज़ ये है कि उसका बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है और उसका मकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। तो सय्यदा आयशा को जो मकाम मिला, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं और ताहिर भाई इस तरफ आइएगा, ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ जिस तरफ समिया रहील काजी ने बड़ी खूबसूरत बात की। हज़रत अबू हुरैरा से रवायतें बहुत ज़्यादा हैं और हज़रत अबू हुरैरा रावी भी कमाल के हैं क्योंकि उनको दुआ है मेरे नबी पाक की। लेकिन उनको जो उन्होंने करेक्ट किया कि तुम ये औरत को घोड़े और कुत्ते के साथ क्यों मिला रहे हो, ये बात उन्होंने अपने गुमान से की, किरदार और सीरत नबी को सामने रखते हुए। अब ये जो फहम साजी है ये इस छोटी उम्र में मैंने जो सबक सीखा अभी रहीला आपा से कि अक्ल का शऊर का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। बिलाल भाई एक और वाक्य उनका कहते हैं कि गुजारिश ये है एक दफा कहते हैं कि किसी का इंतकाल हुआ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, उनकी औरतें बैन कर रही थीं। एक सहाबी को भेजा कि जाके उनको मना करके आओ, तो वो वापस आए और कहा कि वो मना नहीं हो रही।
दोबारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाके उनको कहो कि इस तरह ना करो, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वो वापस आ गए और फिर कहा कि ना वो मना नहीं हो रही। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुस्से से उनको डांटा और उनको कहा कि देखो तुम अजीब आदमी हो और आके ना उनको सही तरीके से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा पा रहे हो, और इधर भी आके तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे हो। और खुद उठी हैं और कहा कि ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर समिया रहील काजी, आपका ताहिर शफीक भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई, आपसे आज जो मैंने रवायत ये सीखी और सुनी कि वो हज़रत उमर का एहसान था, मैं बड़ी खूबसूरत बात। और डॉक्टर समिया, आपसे जो मैंने बात सीखी वो बात थी जो कि मैंने शायद अपने ज़िंदगी में इस तरह से कभी नहीं अम्मा आयशा के बारे में सोचा था। हमारे लोग हमारा सेगमेंट और ये ख़ास बात ख़ास तौर पे दिल से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने ज़र्फ़ से देखिएगा।